तो उसके लिए मैं एक्सपांड करूँगा src, देन मेन, देन रिसोर्स एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ये एक ऐसा फाइल है जहाँ पर हम लोग डेटाबेस के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करते हैं। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन का जो सेटअप करना है वो हमें इस फाइल के अंदर करना है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास प्री डिफाइंड कोड है, उसको मैं पेस्ट करता हूँ और हर एक लाइन को वन बाय वन आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोड को पेस्ट कर लिया। अभी फर्स्ट लाइन देखते हैं, स्प्रिंग डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम। सो ड्राइवर कौन सा रहने वाला है, जैसे हमने pom.xml के अंदर हमने postgresql ड्राइवर कॉन्फ़िगर किया है, तो यहाँ पे postgresql ड्राइवर आएगा। देन डेटा सोर्स का URL क्या होने वाला है, JDBC postgresql ड्राइवर, एंड देन लोकल होस्ट, कौन से पोर्ट पे हमारा डेटाबेस रन हो रहा है वो पोर्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। एंड कोड में यानी कि हमारे डेटाबेस का स्कीमा का नाम, यानी कि जो एक डेटाबेस का नेम होता है वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, DDL ऑटो अपडेट। सो टोटल यहाँ पे 5 वैल्यू होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। एक होता है नन, देन होता है क्रिएट, एक होता है क्रिएट ड्रॉप, एक होता है वैलिडेट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वैल्यू है और हर एक वैल्यू का अलग अलग मीनिंग है। नन का मतलब क्या होता है, कोई टेबल क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ वन बाय वन, क्रिएट एंड ड्रॉप। सो क्रिएट द स्कीमा एंड डिस्ट्रॉय प्रीवियस डेटा। क्रिएट ड्रॉप का मतलब क्या होता है, क्रिएट एंड देन डिस्ट्रॉय द स्कीमा एट एंड ऑफ द टेस्ट, यानी कि अगर हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्कीमा को ड्रॉप कर देंगे। और एक होता है मेरा अपडेट। अपडेट क्या करता है, अपडेट द स्कीमा इफ़ नेसेसरी, यानी कि ये हर बार नया नया टेबल क्रिएट नहीं करेगा और प्रीवियस टेबल को डिलीट नहीं करेगा। जो भी कॉलम है हमारे पास उस कॉलम को एज इट इज रखेगा, एंड उसके ऊपर अगर स्कीमा में कोई भी कॉलम को ऐड करते हैं तो वो कॉलम यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये भी एग्जांपल हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग करते हैं क्रिएट। ओके, देन स्प्रिंग JPA शो SQL, यानी कि जो हमारा क्वेरी बैकग्राउंड में रन होता रहेगा वो हम लोग कंसोल पे दिखा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कौन सा है वो दिखाएंगे। ये जस्ट एक लॉगिंग पर्पस है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। और हम लोग जो एप्लीकेशन को रन करेंगे वो 8081 पोर्ट पे रन करने वाले हैं। ठीक है, तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग कोड पे मूव करते हैं और वन बाय वन हर एक पैकेज को किस तरीके से क्रिएट करना है कोड को सिस्टमेटिक वे में। तो इन com.codemeet में यहाँ पर हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, पैकेज, और इस पैकेज का नाम मैं दे दूँगा कंट्रोलर। ठीक है, देन एक और पैकेज क्रिएट करूँगा जिस पैकेज का नाम रहेगा मेरा मॉडल, यानी कि इस पैकेज के अंदर हम लोग क्या करने वाले, एंटिटी, जो भी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे उसका मॉडल जो है इस मॉडल पैकेज के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे। देन नेक्स्ट है मेरा, हम लोग क्या करते हैं, एक रिपोजिटरी का पैकेज क्रिएट करेंगे। इस रिपोजिटरी पैकेज में हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे जो कि मॉडल क्रिएट किया उसके ऊपर काम करने वाला है। सो टोटल 3 पैकेज हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय करके। सो करते हैं मॉडल क्रिएट एम्प्लॉय। इस मॉडल के अंदर हम लोग कुछ फील्ड डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग, और कर सकते हैं एज करेंगे। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, देन प्राइवेट इंटीजर एज। ठीक है, 3 ही प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके, ज़्यादा प्रॉपर्टी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे आप ध्यान दीजिए उस टेबल का प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले हम लोग @entity एंडरसन डिनोट करेंगे कि हाँ ये जो क्लास फाइल है इसको एक्ट करो एज अ टेबल। देन यहाँ पर हम लोग टेबल का नेम स्पेसिफाई करेंगे यूजिंग टेबल एनोटेशन, एंड उसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे नेम। नेम के अंदर स्पेसिफाई करेंगे एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किए उसका मुझे गेटर सेटर क्रिएट करना पड़ेगा, आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। जो लॉम्बॉक जो है वो बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करता है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा गेटर, देन @setter। ठीक है, एंड फिर मैं यूज़ करूँगा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। एंड ये जो एरर आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ये बोल रहा है ऐड ID एट्रीब्यूट परसिस्टेंट एंटिटी एम्प्लॉय शुड हैव प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। सो मैं करूँगा एक प्राइमरी की क्रिएट करूँगा, तो प्राइवेट इंटीजर ID, एंड देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा @ID एनोटेशंस,
एंड देन इसका मुझे जनरेशन वैल्यू यानी कि यह आईडी किस तरीके से जनरेट होगा, तो उसके लिए जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन का यूज़ करना होता है। स्ट्रेटजी के अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी स्पेसिफाई करूँगा जनरेशन टाइप डॉट ऑटो करके, ठीक है। तो जनरेटेड वैल्यू को मैं करता हूँ यहाँ पे इम्पोर्ट, ओके। तो इतना मेरा कोड हो गया कंप्लीट। एंटिटी हो गया, टेबल हो गया, गेटर सेटर हो गया, नो आर्गुमेंट का सेटर और आर्गुमेंट का सेटर। अभी इसी टेबल का जो मैंने मॉडल क्रिएट किया है इसका मुझे करना पड़ेगा एक रिपोजिटरी क्रिएट, यानी कि जहाँ पे हम लोग CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। कोई भी डाउट होता है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूँगा, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट टू बेस्ट वे में, सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का। तो यहाँ पर रिपोजिटरी में न्यू जावा क्लास इसको सिलेक्ट करना है इंटरफेस, एंड इसका नाम देंगे हम लोग एम्प्लॉय रिपोजिटरी। और ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट्स नहीं करेगा, क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा GPA रिपोजिटरी को, या फिर हम लोग कर सकते हैं CRUD रिपोजिटरी, दोनों ही चलेगा, ठीक है। CRUD रिपोजिटरी के अंदर दो आर्गुमेंट होते हैं, T एंड ID। T यानी कि कौन से टेबल के ऊपर परफॉर्म करना है, ID मतलब उस टेबल का प्राइमरी की का टाइप क्या है। तो यहाँ पर जो टेबल है वो मेरा है एम्प्लॉय टेबल, इसको हम करते हैं इम्पोर्ट, और जो प्राइमरी की है वो मेरा प्राइमरी की क्या है, इंटीजर टाइप का है ना। कैसे मालूम पड़ा, तो एम्प्लॉय टेबल में जाएंगे, यहाँ पर ID चेक करेंगे तो मुझे मिलता है प्राइमरी की, ठीक है। ये मेरा है इसका टाइप ID इंटीजर। तो सेम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और इस रिपोजिटरी डिफाइन करने के यानी कि हमारे एप्लीकेशन को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एक रिपोजिटरी इंटरफेस है। तो इंटरफेस तो डिक्लेयर किए तो उससे मालूम पड़ जाएगा, बट ये रिपोजिटरी है कि नहीं उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा ये रिपोजिटरी एनोटेशन का, ठीक है।